Hi everyone, welcome to the latest video of Vigyan YouTube channel. And in today's video, we're gonna start with the new chapter because in previous video we have completed kinematics, right? So after that, जो सब next part है mechanics का, वो है laws of motion या फिर उसे popularly Newton's laws of motion भी बोलते हैं। तो अभी तक काइनेमैटिक्स में हमने क्या सीखा था कि मोशन जब होता है किसी बॉडी में, ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या वेरियस वेरियस मेथड्स होते हैं, मोशन वन डायमेंशन में कैसा होता है, मोशन टू डायमेंशन में कैसा होता है, मोशन थ्री डायमेंशन में कैसा होता है, ये सीखा। उसके एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन सीखे हमने, रिलेटिव मोशन सीखा, ये सारी चीजें हमने सीख ली। बट अब हम स्टोरी में थोड़ा पीछे जाएंगे और अब हम उस चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर ने पूरी मैकेनिक्स को जन्म दिया, ठीक है, और वो चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में आपको ये बताएंगे हम कि मोशन शुरू हुआ, ये तो आपको समझ आ गया, बट मोशन कैसे शुरू हुआ। यानी अभी तक काइनेमैटिक्स में वी वर स्टडीइंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मोशन, but in today's chapter and from today's chapter onwards we're going to study about what is the origination of motion, what causes motion। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे कि मोशन प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, मोशन होता है दैट वी अंडरस्टैंड, बट मोशन प्रोड्यूस कैसे होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं मोशन को प्रोड्यूस करने में, मोशन को स्टॉप करने में, यानी मोशन के बिहाइंड द सीन्स जो भी चीजें होती हैं उसकी जो फिजिक्स है वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। सो टुडे वी गोना स्टडी लॉज ऑफ मोशन, वी गोना स्टडी लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आज लॉज ऑफ मोशन का हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, बिकॉज आप लोग अगर यहाँ पर कांस्टेंट व्यूअर्स हो मेरे चैनल के, तो आपको पता है कि मैं कैसी वीडियोस डालता हूँ, मेरी वीडियोस कितनी इंफॉर्मेटिव होती है और कितनी यूजफुल होती है, तो आप उसके नाते तो लाइक कर सकते हो। और जो नए यूजर्स हैं, जो नए लोग हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, आप अभी सब्सक्राइब लाइक मत करो स्टार्टिंग में वीडियो के, बट टिल इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, देन आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि लॉज ऑफ मोशन का जो भी टॉपिक आज मैं कवर करूंगा वो मैं इतना क्लियर कर दूंगा आपको, इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आज के टॉपिक में कि उसके बाद आपका लाइक और सब्सक्राइब ना करना आपको ना इंसाफी लगेगी। ठीक है, सो चलिए, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से in the intro. Let us begin by not wasting any more of your and my time. Okay, तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एज आई टोल्ड यू, हम लोग बात करने वाले हैं फोर्सेस की। ठीक है, बिकॉज द फोर्सेस इज व्हाट इज द रीजन विच कॉजेज मोशन। ठीक है, मोशन को का कॉज क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे फोर्स होता क्या क्या है फिजिक्स में। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, गिव मी अ मिनट। या, so the very first thing which we need to understand is कि फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, फील्ड फोर्स। सबसे पहला क्या है, फील्ड फोर्स। ठीक है, तो इन फिजिक्स अ फील्ड फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट द नीड फॉर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के नीड के जो दो बॉडीज के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, या फिर जो फोर्स बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के किसी भी अदर एंटिटी के, किसी भी सराउंडिंग के पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के उस बॉडी पर जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं फील्ड फोर्सेस। यानी फील्ड फोर्सेस डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरेक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज अ फोर्स विच अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ फील्ड। ठीक है, which is a physical quantity which that has a value at every point in a space। ठीक है, होता क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इस फील्ड के विसिनिटी में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग लाते हैं, ठीक है,
तो इस फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्सेस कहते हैं। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई चार्ज Q है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्पेस में। तो इस चार्ज को इस ऑब्जेक्ट पे इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चार्ज जाकर जब तक इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा नहीं तब तक इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा, नहीं, उसकी नीड नहीं है। उस चार्ज के विसिनिटी में अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लाके रखते हैं, तो क्योंकि वो चार्ज अपने उस विसिनिटी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। चार्ज की जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लाकर प्लेस करते हैं बाहर से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उस चार्ज का है, वो उस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो इस तरह के नॉन कॉन्टैक्टेबल फोर्स को हम फील्ड फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। इसकी बात हम लोग मोस्टली आगे के चैप्टर्स में करेंगे, नॉट ऑन दिस चैप्टर्स। ओके, इन दिस चैप्टर वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट contact forces. So in physics, contact forces are forces that arise from the physical contact between two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फिजिकल कांटेक्ट होता है, क्या होता है? फिजिकल कांटेक्ट। तो जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इनटू कांटेक्ट, दे कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एंड दीज फोर्सेस आर नोन एज कांटेक्ट फोर्सेस। यानी दो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में आ गए एक दूसरे के, तब जो एग्जर्ट किया उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स, उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि मोशन को रेजिस्ट करता है एक दूसरे से स्लाइड होने से, ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करता है एक दूसरे से स्लाइड होने से, ठीक है, वो हो गया फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जिसके बारे में अभी हम लोग आगे में पढ़ेंगे, ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। और बहुत तरह के कांटेक्ट फोर्स हैं, जैसे टेंशन फोर्स हो गया जो कि रस्सी में लगता है, वो भी कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। केबल, रोप, ये सब जितने भी अपन जब उनको टाइटली पुल करते हैं तो उसमें टेंशन फोर्स लगता है, सारे कांटेक्ट फोर्स। तो बेसिकली आज के चैप्टर में यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ फोर्स विच इज कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, I hope I have made very clear what are the types of forces and how we're going to distinguish between these two. Now, coming to the most important topic of Newton's laws of motion, इसको मैं VVI कर दे रहा हूं यहाँ पर, which is free body diagrams. मतलब इसको अगर समझ गए अच्छे से, तो समझ जाओ कि पूरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप बहुत अच्छे से समझ गए। मतलब पूरी एनएलएम में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी एनएलएम में किसी भी तरह की यू you नो know, आपको किसी भी तरह की मतलब डायलेमा नहीं आएगी, किसी भी तरह की क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन वाज द टर्म आई वाज सर्चिंग इन माय माइंड, ठीक है। सो चलो, फ्री बॉडी डायग्राम आज हम लोग करेंगे बहुत ही ध्यान से। अब देखना इस वीडियो को और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम वैसा डायग्राम होता है जो कि ये दर्शाता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस ऑब्जेक्ट पे उसकी सराउंडिंग कौन कौन सा फोर्स लगा रही होगी, उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने क्या बोला? कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस ऑब्जेक्ट पर उसकी जो सराउंडिंग होगी, यानी इस ऑब्जेक्ट के अलावा ये जमीन जिसपे वो रखा हुआ है, ऊपर की हवा, इधर उधर की, उस ऑब्जेक्ट को छोड़कर जितनी भी चीजें जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही होगी, उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो इन दिस केस, अब ये ऑब्जेक्ट ए है, ये एक मान लो टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ टेबल। तो ये टेबल जो है, ये इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाएगा और इस ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो एक तो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो वेट मास है वो है m, ठीक है। तो इसके मास की वजह से जो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, वो होती है mg। ये ग्रेविटी लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट
दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर, चाहे वो मैं हूं, आप हो, आपके पड़ोस वाले अंकल हैं, आपका किताब है, आपका ये पेन है, दुनिया का कोई भी मैटर पे, जो कि पृथ्वी पे है, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जहां पर ग्रेविटी मौजूद है, दुनिया का कोई भी मैटर चाहे वो कहीं पे भी हो, उस पर W = mg फोर्स डाउनवर्ड लगता है। उस पे W = mg डाउनवर्ड फोर्स लगता है हर एक समय पे, जिसको कहते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको क्या कहते हैं अपन? या फिर इसको वेट भी कहते हैं, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो देयर इज अ स्ट्रिक्ट डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। यूजुअली जो लेमैन्स होते हैं, जिन्होंने फिजिक्स की पढ़ाई नहीं करी होती है, वो वेट और मास को सेम चीज समझते हैं। ठीक है। बेसिकली मास जो होता है वो बॉडी का मैनिफेस्टेशन होता है, बॉडी का मटेरियल मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, कि बॉडी में कितने मैटर एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, उसके कॉम्बिनेशन को मास कहते हैं ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का। वेयर एज वेट जो होता है, वो उस मास के प्रेजेंट होने की वजह से जो ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, उसको कहते हैं। ठीक है। तो आप कहोगे कि सर अगर कोई बंदा वेइंग मशीन पे खड़ा होता है तो उसका मास वेइंग मशीन बताता है या उसका वेट? तो बेटा वेइंग मशीन उसका वेट बताता है। अब ये कैसे बताता है, इसकी मैकेनिज्म मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, एक तो फोर्स आपको समझ में आ गया, W = mg। एक और फोर्स लगाता है। अब देखो, अगर ये W = mg फोर्स ही केवल लगे इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव नहीं कर जाएगा। इस जमीन को तोड़ता हुआ या स्टेबल को तोड़ता हुआ ये नीचे की तरफ, इस पर नेट फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे घुस जाएगा, धस जाएगा। तो इसका मतलब तो हम जितने भी, हम सबको जमीन के अंदर धस जाना चाहिए था। तो हम बैलेंस होकर खड़े कैसे हैं या बैठे कैसे हैं? तो उसका रीजन है कि एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है ठीक ऊपर की तरफ, जो कि ये टेबल लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पे, जिसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको एन से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ रिएक्शन which is due to the force of gravity on the object. ठीक है। एंड why it is called normal reaction? Because it is acting normal to the surface. It is acting normal to the surface, यानी surface से perpendicularly act कर रहा है ना, तो that's why normal reaction. ओके। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है। ठीक है। तो N = mg, इसीलिए हम बोलते हैं। ठीक है। और ये केस तब है जब यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अभी हम बोल ही नहीं रहे कि इस ऑब्जेक्ट और इस टेबल के बीच में कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा। मैं मान रहा हूँ कि टेबल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तेल लगा कर रख दिया है टेबल पे और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है। फ्रिक्शन की बात अगले चैप्टर में करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन आपको समझ आया? तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है। तो जब आप वेइंग मशीन पे अपना कदम रखते हो ना, तो जो वो वेइंग मशीन आप पर नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, बेसिकली उसका जो मेजरमेंट होता है वो आपकी वेइंग मशीन आपको दिखाती है, बिकॉज वो आपके वेट के बराबर होता है, इसीलिए वो आपका वेट कहलाता है। ठीक है। सो फ्री बॉडी डायग्राम, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, कि इट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ओके। अब आते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पे। उससे पहले थोड़ी पानी पी ली जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, विच यू माइट बी अवेयर ऑफ। ठीक है। इट स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो, न्यूटन साहब का जो पहला लॉ है मोशन का, वो ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सोया हुआ है या बैठा हुआ है तो वो बैठा ही रहेगा, उसकी वो नेचुरल टेंडेंसी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो दौड़ता ही रहेगा, वो भी उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। अनटिल और अनलेस कोई दूसरा इंसान या कोई दूसरी एंटिटी या कुछ भी फ्रॉम द सराउंडिंग आकर उस सोए हुए ऑब्जेक्ट को एक थप्पड़ मारकर यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उठा ना दे, या फिर किसी कार को अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, या बाइक को ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो ड्राइव करते समय अगर आप अपना एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ ब्रेक पे, तो आप तो चलते रह जाओगे। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, वो बाइक या वो गाड़ी रुकेगी नहीं।
तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों कंडीशन में एक बंदा जो सो रहा था बेड पे, उसको उसकी माँ ने मारा, एक चप्पल आकर मुंह पर, एक्सटर्नल फोर्स लगा, वो बंदा उठ गया। अब जो बंदा कार चला रहा था, ठीक है, उसको गाड़ी रोकनी थी, उसने क्या किया, ऐसा तो नहीं अपने आप गाड़ी रुक जाएगी, नहीं, उसने अपना पैर उठाया, ब्रेक पर मारा पैर, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब जाकर उसकी मोशन को हॉल्ट किया गया। ठीक है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, कि क्योंकि ऑब्जेक्ट जब एक बार अपनी इनर्शियल स्टेट में आ गया, इनर्शिया में आ गया, तो उसको हिलाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, मैंने ये चीज आपको बताई दी। अब देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पर क्यों लिखा हुआ है, वाई, बिकॉज आप सेकंड लॉ में समझोगे ये चीज मैथमेटिकली, बट मैं अभी आपको इसकी फिजिक्स समझा ही देता हूं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में तब तक प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगना इज मैंडेटरी। अगर वो नहीं लग रहा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट या वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, और यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कंडीशन क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये कंडीशन ही था हमारा, कि अभी तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे थे ना, एक्सटर्नल फोर्स तो हमने बाद में जाके लगाया उसको रोकने के लिए या उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का यूज किया है। वाई, बिकॉज अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा पिक्चर में, और जहां एक्सेलरेशन आ गया पिक्चर में, एक्सटर्नल फोर्स ऑटोमेटिकली विल कम अंडर द पिक्चर। ये कैसे मैथमेटिकली प्रूव होगा, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, सेकंड पॉइंट पढ़ लेना, वैसे सेम चीज है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की अपने चेंजेस को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है, इन देयर मोशन, और उसके लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, थर्ड पॉइंट भी क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू ma। न्यूटन साहब की सबसे फेमस इक्वेशन क्या बोल रहा है, कि ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक है, उसके एक्सेलरेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, या फिर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, उसके मास के। वाई, बिकॉज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m। तो अब समझ आया, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड अ फोर्स, ये मैं बोल रहा था ना यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बताया था ना आप लोगों को कांस्टेंट वेलोसिटी बताते समय, कि टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, एंड दैट इज हाउ इट्स बीन डन। क्या फोर्स लगाओगे एक पर्टिकुलर m मास के ऑब्जेक्ट पे, तो F/m एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, और जितना ज्यादा हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, विच इज कॉमन सेंस। आसान जो हल्का ऑब्जेक्ट है उसको तो हम ऐसे फेंक देंगे उसको हिलाने के लिए, बट जो भी भारी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उस पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ना, वही चीज है। सिंपल ऑब्जर्वेशन इज F इज इक्वल टू ma। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब मेनली इस चैप्टर में, यानी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ का भी यूज होता है एक्चुअली, बेसिकली ये तीनों लॉज का मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, बट अगर पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये देनी होगी कि फर्स्ट और सेकेंड लॉ अगर एक साथ मिक्स हो गया तो हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल पे सीधा कूदेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो डिसाइडिंग द सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करो। सिस्टम की बात क्या होती है, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो कि सराउंडिंग से अलग है और जिस पर हम सारा फोर्सेस जो लग रहा है उसकी स्टडी करने वाले हैं, यानी जिस पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की अपन इक्वेशंस को अप्लाई करने वाले हैं, जिस पे अपन F इज इक्वल टू ma लगाने वाले हैं, वो सिस्टम डिफाइन करो। पहला स्टेप, ओके सर, डन। सेकेंड, उस ऑब्जेक्ट पे जब सिस्टम डिफाइन कर लिया तो उस सिस्टम पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको नोट डाउन कर लो, जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबको नोट डाउन कर लो। ओके सर, कर दिया। थर्ड, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, बना लिया।
चौथा एक्सिस डिसाइड करो कि एक्स एक्सिस में क्या कौन सा फोर्स लगेगा, वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी जैसे ही अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना, ये जो टू ब्लॉक ऑफ मास वाला जो भी है, ठीक है, तो अभी आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो चारों स्टेप्स अपने को कैसे लगाना है। ठीक है, वो चारों स्टेप अपने को कैसे लगाना है अभी आपको पूरी क्लैरिटी अपन देंगे। ओके, सो चलो लेट अस बिगिन। टू ब्लॉक्स ऑफ मास 6 kg and 4 kg, ठीक है, are placed side by side on a smooth horizontal surface, which means there is no friction. Smooth horizontal surface means friction is being neglected, as shown in the figure. अभी मैं फिगर बनाऊंगा। A horizontal force of 10 Newton is applied on 6 kg block, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स इस वाले ब्लॉक पे लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स। ओके, सो बेसिकली डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक स्मूथ सरफेस है, एक 6 kg का ब्लॉक है, दूसरा 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, साइड बाय साइड रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है इधर से, ठीक है, 6 kg वाले ब्लॉक पे। तो एक्सेलरेशन ईच ब्लॉक का, तो हमें इतना तो पता है कि जब दोनों ब्लॉक आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है, तो अगर इन दोनों ब्लॉक्स को मिलाकर हम एक सिस्टम मान ले, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें सिस्टम डिसाइड करना था। हमें सबसे पहले सिस्टम डिसाइड करना था, तो मैं क्या मान रहा हूँ ना, इसको सिस्टम मान रहा हूँ। यानी 6 kg और 4 kg को के बॉक्स को मैंने ऐड कर दिया, मान लिया वहां पर एक 10 kg का बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, उसको हमने सिस्टम मान लिया। तो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट कर रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो समेशन ओवर एफ एक्स, ठीक है, यानी नेट फोर्स इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एम इंटू नेट एक्सेलरेशन इज इन एक्स एक्सिस। तो एफ एक्स कितना है, यहां पर हमने क्या लगाया, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया। ठीक है, यानी समेशन यानी टोटल फोर्स इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एम इंटू टोटल फोर्स, टोटल एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, क्योंकि ऊपर तो कोई एक्सेलरेशन हो नहीं रहा ना, एक्सटर्नल फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली, क्योंकि जो ऊपर फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे ग्रेविटी, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस आउट कर देंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देयर विल नॉट बी एनी फोर्स, द फोर्सेस विल ओनली बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट। ऑल वाई, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द सरफेस इज स्मूथ, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल में केवल एक 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10। ठीक है, मास कितना है, मास हम दोनों को ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, ये 10। ठीक है, इनटू ए, इसको मान लेते हैं ए एक्स। ठीक है, तो यहां से ए एक्स कितना निकल जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्स क्या मिला, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ये पार्ट ए का आंसर है। क्लियर है, एक बार देख लो आप लोग। हैव अ लुक। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, तो दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। If we have to find normal reaction, then we have to find the free body diagram. Correct. Part B, डायग्राम बना लेते हैं। यही है ना, 6 kg 4 kg 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, अपने को अगर मान लेते हैं केवल 6 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, तो 6 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, एक ये 4 kg वाला ब्लॉक इधर साइड लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि 6 kg वाला इस 4 kg वाले को दबा रहा है, तो 4 kg वाला भी दबाएगा 6 kg वाले को
नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। दो ऑब्जेक्ट जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे एक दूसरे पे एन लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इधर एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। अब अगर हम 4 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो 4 kg वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, इधर ए, ठीक है। अब अपन अगर क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 6 kg वाली ब्लॉक, ठीक है। तो 6 kg वाली ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स अगर हम लोग देखें निकाल के, तो 20 - n इज इक्वल टू 6a, यानी 20 - n हो गया अपना नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो 20 - n, ए कितना आया था अपना 1 मीटर पर सेकेंड, तो 6 × 1, ठीक है। ठीक है, हो जाएगा 20 - n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 न्यूटन, ठीक है। तो 14 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स ना, तो 14 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है अपने को 6 kg वाले और 4 kg वाले ब्लॉक पे। इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली हमें सारी चीजें मिल गई। तो दिस इज योर आंसर। एक ही किसी इक्वेशन को पकड़ा हमने और सॉल्व कर लिया। क्लियर है कैसे नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन निकाला न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज करके। क्लियर। अब आओ, अभी क्वेश्चन बंद नहीं होगी, अभी क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है। 3 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 4 kg, 3 kg एंड 1 kg। अब यहाँ पर पहले दो थे, अब 3 ब्लॉक्स आ गए। आर प्लेस साइड बाई साइड ऑन ए स्मूथ surface. A horizontal force of 22 Newton is applied on 4 kg block. Find the net force on 3 kg block. ठीक है, सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, किस तरीके का दिखेगा पूरा पिक्चर। तो एक है, हम्म, एक है 4 kg का ब्लॉक, दूसरा है 3 kg का ब्लॉक, चौथा है 1 kg का ब्लॉक, ठीक है। साइड बाय साइड रखा हुआ है। 22 न्यूटन का फोर्स किस पे लग रहा है, 4 kg वाले ब्लॉक पे, यानी इधर लग रहा है 22 न्यूटन का फोर्स। तो हमें नेट फोर्स निकालना है किस पे, 3 kg वाले ब्लॉक पे, ठीक है। अब अगेन अपन वही सेम फंडा यूज करेंगे, इन तीनों को एक सिस्टम मान लेंगे, यानी 4 kg प्लस 3 kg प्लस 1 kg क्या बना, टोटल एम कितना आया, 4 + 3 + 1, 8 kg। ये एक सिस्टम हो गया अपना 8 kg का। मान लेते हैं कि इन तीनों छोटे छोटे ब्लॉक्स को भूल जाओ, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक 8 kg का ब्लॉक है जिसपे 22 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसके एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन इधर साइड होगी, फोर्स इधर साइड लग रहा है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। F इज इक्वल टू एम है, फोर्स कितना है 22 न्यूटन, मास कितना 8, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा 22/8, 11/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा 3 kg वाले ब्लॉक पे, है ना। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा 3 kg वाले ब्लॉक पे। तो मान लेते हैं कि एफ फोर्स लग रहा है 3 kg के ब्लॉक पे, कितना लग रहा है एफ फोर्स, ठीक है। तो अगर एफ फोर्स लग रहा है 3 kg वाले ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू MAX, जो 3 kg वाले ब्लॉक के लिए होगा वो क्या होगा, मास कितना है 3, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है 11/4, ठीक है, क्या हो गया 33/4 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, MA। ये हो गया, एक ही पार्ट था ही, तो दिस इज योर आंसर। मैं और क्लियरली लिख दूं, इधर साइड लिख दूं, रुक जाओ, अभी देखो, फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। M इज हाउ मच 3, A इज 11/4, 33/4 न्यूटन। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। ओके, क्लियर है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, two blocks of masses 5 kg and 3 kg are attached by an inextensible light string as shown in the figure। अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं 5 kg और 3 kg के, इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं। बोथ दी ब्लॉक्स आर पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स बाय अ फोर्स 100 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर निकालना है, सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। दो ब्लॉक्स है 5 kg और 3 kg के। ठीक है, 5 kg का, एक है 3 kg का। ठीक है, ये दोनों एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है ना, इस तरीके से अटैच बाई इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। बोथ द ब्लॉक्स आर पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, 100 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, और जी की वैल्यू कितनी अज्यूम करनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, पार्ट ए। तो मान लेते हैं कि ए है एक्सेलरेशन, ब्लॉक्स दोनों ब्लॉक्स का मिलाकर जो एक्सेलरेशन वो है वो ए है, और स्ट्रिंग पे टेंशन कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालें, ठीक है, तो जो टेंशन लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ऊपर नीचे वाला ब्लॉक 3 kg वाला ब्लॉक 5 kg वाले ब्लॉक पे ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा, 5 kg वाला ब्लॉक 3 kg वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा ड्यू टू टेंशन फोर्स। ठीक है, तो इसका जो समेशन ओवर एफ वाई होगा, यानी वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, वो क्या होगा? तो देखो, एफ, ठीक है, माइनस, क्या हो जाएगा बच्चे, 100, ठीक है, जो ऊपर लग रहा है, माइनस नेगेटिव बाई डायरेक्शन में इसका 5 इंटू जी, यानी 50 - 30 इज इक्वल टू एम कितना है, दोनों को मिला लो। ठीक है, 8 इंटू 8, 5 + 3 8 इंटू ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 50, 50 - 30 इज 20 इज इक्वल टू 8 ए। तो ए इज इक्वल टू 20/A। ठीक है, यानी 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। पहला पार्ट का आंसर मिल गया। ठीक है, अब अगर टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, ठीक है, तो वो तो और भी ज्यादा आसान है। टेंशन अगर स्ट्रिंग में निकालना है तो अपने को बस ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। कौन सा वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट। तो T - 30 इज इक्वल टू 3 × 5/2। तो इससे टी की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, T - 30, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन। तो ये आ गया आपका टेंशन। क्लियर है? ओके, इन द सिस्टम शोन इन फिगर पुली इज स्मूथ। ओके, पुली सिस्टम का क्वेश्चन है अब ये, इंटरेस्टिंग। स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए, टेंशन T1 एंड T2। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो जो सिस्टम है वो इस तरीके का है। ये मुझे याद है, डीसी पांडे सर की बुक का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो सिस्टम है जिस तरीके का है, ठीक है, ये 2 kg, 4 kg, ये 6 kg दिया हुआ है। ठीक है, इस पे टेंशन लग रहा है T1, और इधर लग रहा है T2। ठीक है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ कर रहा है, ये भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो अपने को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द पूरा सिस्टम, टेंशन T1 एंड T2, यही निकालना है। तो देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, इसी का यूज करते हैं ना। नेट फोर्स देख लो कितना है, कितना है नेट फोर्स, 6 × 10 + 4 × 10। ठीक है, ये
जो दो फोर्सेज हैं ये एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, 6 × 10 प्लस 4 × 10 माइनस 2 × 10। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। नेट फोर्स समझने की कोशिश करो। इसका ग्रेविटी का फोर्स 60 माइनस इसका ग्रेविटी का फोर्स 40, सॉरी प्लस, दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस इसका ग्रेविटी का फोर्स 20। टोटल मास कितना है? 6 + 4 - 2, ये कितना आ गया? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया अपने को एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या निकल गया ये? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इट्स दैट इजी लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, अब इसका पार्ट 2, टेंशन T1 और T2। ठीक है, पार्ट 2 यानी टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए, T1 निकालने के लिए हमें किसका एफबीडी बनाना पड़ेगा? T1 किस पे लग रहा है? 2 kg वाले पे लग रहा है। तो अगर इसका एफबीडी बनाते हैं 2 kg वाले का, तो ये 2 kg का ब्लॉक है। ऊपर फोर्स लग रहा है T1। ठीक है, नीचे इस पे लग रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना? 20 न्यूटन। एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? T1 - 20 = 2a। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा? 20 + 2 × 20/3 आया था ना अपना एक्सेलरेशन, 20/3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 100/3 न्यूटन। ये आ गया अपना T1। T1 भी निकल गया जो अपने को निकालना था। अब आता है T2। T2 के लिए किसका स्पीड अप बॉडी डायग्राम बनाएंगे? 6 kg वाले का बनाते हैं। 4 kg का भी बना सकते हो आप, बट उसमें T1 T2 दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा, ज्यादा आसान होगा 6 kg वाले का बनाना। तो 6 kg वाले के लिए ऊपर T2, नीचे 60 न्यूटन, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यानी 60 - T2 = 6 × a। ठीक है, तो इससे अगेन T2 जो भी आएगा आप निकाल लेना। यू ऑल नो द एक्सेलरेशन का डेटा। बस यहाँ पे अननोन वेरिएबल कौन सा है? T2 है। T2 अब यहाँ से आराम से निकल जाएगा। सिंपल। लुक दिस आउट फॉर अ सेकेंड। क्लियर है? ओके। इन द सिस्टम शोन इन द फिगर ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ। ठीक है, अभी जो मैं एक फिगर बनाऊंगा उसमें सारे सर्फेसेस स्मूथ है, यानी किसी में भी फ्रिक्शन नहीं है। स्ट्रिंग भी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब खिंचा नहीं सकता वो। एक्सेलरेशन ए ऑफ द सिस्टम निकालना है और टेंशन टी इन द स्ट्रिंग निकालना है। ठीक है, सिस्टम कुछ इस तरीके का है। 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है, इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है। ठीक है, ये रस्से से इसको खींच रहा है और ये इधर है। ठीक है, और ये 6 kg का ब्लॉक है। ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे भी टी टेंशन लग रहा है, यहाँ पे भी टी टेंशन लग रहा है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सबसे पहला चीज। तो अगेन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम के लिए नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? नेट पुलिंग फोर्स क्या है? ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो 4 kg वाला ब्लॉक है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। जो वेट लग रहा है 4 kg का नीचे की तरफ, वो उसके एक्सेलरेशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यानी ये नेट पुलिंग फोर्स में तो काउंट होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये हेल्प कर नहीं रहा इस ऑब्जेक्ट को पुल करने से। तो इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने से, यानी 4 kg वाले ब्लॉक को मूव करवाने में मदद कौन कर रहा है? 4 kg वाले ब्लॉक को मूव करवाने में जो भी रोल आ रहा है वो आ रहा है इस 6 kg वाले ब्लॉक का, यानी इसके 60 न्यूटन का। ये खींच रहा है तो वो उधर से मूव हो रहा है। देखो, ये इधर से खींच रहा है तो ये इधर से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स इज 60 न्यूटन डिवाइड बाई टोटल मास इज 10। तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। पार्ट 1 का आंसर खत्म। टेंशन निकालना है, कोई भी उठा लो।
यही वाला उठा लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। टी माइनस 60 इज इक्वल टू 6a, टी माइनस 60 इज इक्वल टू 36। तो टी इज इक्वल टू 36 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 96 न्यूटन। आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया टेंशन इन दी स्ट्रिंग। आ गए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही खेला था, ठीक है। इससे ज्यादा और खेला हम आपको अगले लेक्चर में करवाएंगे, जब हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन के बारे में जानेंगे, और भी बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत कंस्ट्रेंट इक्वेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एंड देन वी विल गो फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी कुछ टॉपिक्स हैं बीच में बचे हुए हैं अभी, जैसे कंस्ट्रेंट इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूटन थर्ड लॉ का कुछ क्वेश्चंस है, मतलब अभी दो तीन जो मतलब होते हैं, सिस्टम ऑफ बॉडीज, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें समझते बढ़ते अपन आगे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड देन उसके बाद फ्रिक्शन। तो मैंने आज के लेक्चर को शॉर्ट इसीलिए रखा बिकॉज आप लोगों को चीजें दिमाग में घुसे, ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दूंगा तो ओवरलोड जाएगा इंफॉर्मेशन का, और वो आप लोगों के लिए फिर मुश्किल बन जाएगा, ठीक है। सो माई मोटो इज कि आप लोग एक दिन में थोड़ा कम पढ़ लोगे चलेगा, बट जितना पढ़ो उसको दिमाग में बिल्कुल ही बैठा लो, ठीक है। दैट इज द फंडा। Okay, guys, so this is all about today's video. Thank you very, very much for watching it. Don't forget to subscribe it if you have watched it till now. I know you have gained something. I know you have gained the knowledge of NLM, and I know it will help you, and you also know that. Okay? So, in return, as a Guru Dakshina, subscribe to this channel, like this video, and share it with your fellow JE aspirants. Bye bye.